आज 7 दिसंबर 2025 है और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की पड़ताल कर रहे हैं। सवाल ये है कि 21वीं सदी में एक बड़ा धार्मिक सामाजिक संगठन वो असल में खुद को चलाता कैसे है, पर्दे के पीछे होता क्या है। हमारे पास द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की आज ही हुई सालाना जनरल मीटिंग का एक लेखा जोखा है और ये दस्तावेज हमें सीधे उस कमरे में ले जाता है जहां आप कह सकते हैं आस्था, पैसा और भविष्य की रणनीति सब एक साथ तय होती है। ये सवाल बहुत सटीक है क्योंकि देखिए अक्सर हम ऐसे संगठनों को सिर्फ उनके सार्वजनिक चेहरे से ही जानते हैं, उनके उपदेशों से या उनके त्योहारों से। लेकिन कोई भी बड़ा संगठन, चाहे वो धार्मिक हो या कॉरपोरेट, एक मशीन की तरह होता है। उसे चलाने के लिए नियम चाहिए, पैसा चाहिए और एक साफ दिशा चाहिए। तो ये दस्तावेज हमें उसी मशीन के पुर्जों को देखने का एक मौका देता है। ये हमें बताता है कि एक विचार को जमीन पर चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए सीधे मुंबई के दादर में चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर भवन, जहां आज ये बैठक हुई। दस्तावेज के मुताबिक इसका आयोजन संस्था के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में किया गया और बैठक की कमान कुछ बड़े नामों के हाथ में थी। अध्यक्षता कर रहे थे ट्रस्टी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष FS के भंडारे। हाँ, और उनके साथ मंच पर ट्रस्टी और विदेश सचिव कैप्टन प्रवीण निखारे भी थे, जो शायद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते होंगे। कार्यक्रम को संभाला केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख SS वानखेड़े ने और एक बहुत ही अहम भूमिका में थे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष CB तिलतुम्बड़े, जिनका काम था हिसाब किताब पेश करना। इन पदों से ही संगठन के काम करने के तरीके का अंदाजा लगता है। एक अध्यक्ष है, एक कोषाध्यक्ष है, प्रशिक्षण और विदेश मामलों के लिए भी लोग हैं। और ये कोई छोटी मोटी स्थानीय मीटिंग नहीं थी। इसमें 18 राज्यों के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष शामिल हुए थे। ये तो पूरे देश के स्तर पर हो रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत किसी कॉरपोरेट मीटिंग की तरह नहीं हुई। दस्तावेज कहता है कि शुरुआत त्रिशरण पंचशील ग्रहण और आदर्श पूजन से हुई। जो लोग बौद्ध परंपरा से बहुत ज्यादा परिचित नहीं हैं, उनके लिए क्या हम इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ जरूर। ये बहुत ही बुनियादी और गहरा सिद्धांत है। त्रिशरण का मतलब है 3 शरण लेना। बुद्ध यानी ज्ञानी, धम्म यानी उनके सिखाए हुए सिद्धांत और संघ यानी उन सिद्धांतों पर चलने वाला समुदाय। और पंचशील वो 5 नैतिक प्रतिज्ञाएं हैं जो एक उपासक लेता है, जैसे हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले वो अपने मूल सिद्धांतों को याद कर रहे हैं। ये एक तरह से अपनी नींव को पक्का करने जैसा है। एजेंडा पर आने से पहले ये तय किया जा रहा है कि हम यहाँ क्यों हैं और हमारे मूल्य क्या हैं। बिल्कुल। दस्तावेज में एक लाइन है कि बैठक अनुशासित और मार्गदर्शन पूर्ण माहौल में हुई। ये सुनने में तो एक सामान्य सी बात लगती है, लेकिन ये शायद इसी शुरुआती अनुष्ठान का नतीजा है। हाँ, ये माहौल तैयार करता है। ये सदस्यों को याद दिलाता है कि वे एक बड़े मिशन का हिस्सा हैं और इसी अनुशासित माहौल में बात तुरंत जमीनी हकीकत पर आ जाती है, यानी पैसा। बिल्कुल। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने साल 2024-25 की CA ऑडिट रिपोर्ट पेश की और उसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, सभी 18 राज्यों ने भी अपना तिमाही और सालाना हिसाब किताब पेश किया। ऐसा लगता है कि वित्तीय पारदर्शिता को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा गंभीर हैं। ये सिर्फ गंभीरता नहीं है, ये संगठन की संस्कृति का एक अहम हिस्सा लगता है। और ये बात अध्यक्ष FS के भंडारे के भाषण से और भी साफ हो जाती है। उन्होंने एक बहुत ही सख्त बात कही कि पदाधिकारियों को पद से क्यों हटाया जाता है। उन्होंने 2 कारण बताए और दोनों ही बहुत दिलचस्प है। मैंने इस पर ध्यान दिया था। पहला कारण तो समझ में आता है, लेखा जोखा यानी हिसाब किताब न देना। लेकिन दूसरा कारण था शील का पालन न करना। यहाँ मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि वित्तीय गड़बड़ी और नैतिक चूक को एक ही तराजू में तौला जा रहा है। और यही इस संगठन की खासियत को दिखाता है। संदेश बहुत साफ है। आप सिर्फ हमारे अकाउंटेंट नहीं हैं, आप हमारे समुदाय के प्रतिनिधि भी हैं। अगर आप आर्थिक रूप से पारदर्शी नहीं हैं या आपका नैतिक आचरण ठीक नहीं है, तो आप इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हैं। ये वित्तीय अनुशासन को सीधे सीधे नैतिक आचरण से जोड़ता है। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है जो कहता है कि हमारे लिए कैसे उतना ही जरूरी है जितना क्या। तो एक तरफ उन्होंने अपने वित्तीय घर को व्यवस्थित किया, पारदर्शिता पर जोर दिया, लेकिन ये सब किसी बड़े मकसद के लिए ही होगा।
क्या इस बैठक से पता चलता है कि वो बड़ा मकसद क्या है जहां ये संगठन अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन लगाने वाला है? हाँ, कुछ संकेत मिलते हैं। दस्तावेज में बीएसआई मिशन 25 का जिक्र है। अब ये क्या है, इसका पूरा ब्यौरा तो नहीं दिया गया, लेकिन ये साफ है कि अगले साल की सारी योजनाएं इसी मिशन के इर्द गिर्द बनाई जाएंगी। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, विजन स्टेटमेंट हो सकता है, शायद सदस्यता बढ़ाने का लक्ष्य या कोई बड़ा सामाजिक अभियान। इसकी मौजूदगी ये बताती है कि ये संगठन सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं कर रहा, बल्कि एक लंबी अवधि की रणनीति पर चल रहा है। और इसी रणनीति का एक बहुत बड़ा और ठोस हिस्सा इस बैठक में सामने आया। शायद इस मीटिंग का सबसे बड़ा फैसला। चर्चा का विषय था महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन और उससे जुड़ी कानूनी कार्रवाई। ये इस बैठक का दिल है, आप कह सकती हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ा रुककर इसके महत्व को समझना होगा। जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए, महाबोधि महाविहार बोध गया में स्थित वो जगह है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका नियंत्रण एक हिंदू मठ के पास रहा है। मुक्ति आंदोलन दशकों से चल रहा है, एक प्रयास है जिसका मकसद इस महाविहार का पूरा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में सौंपना है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक जमीन या इमारत का मामला नहीं है, ये पहचान, विरासत और सम्मान की लड़ाई है। ये जानकारी मिलते ही अब बैठक में जो फैसला हुआ उसका वजन एकदम से बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इस पर चिंता नहीं जताई या कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया, उन्होंने इसके लिए पैसा इकट्ठा करने की एक पूरी योजना बना डाली। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। हाँ, जरा इन आंकड़ों को देखते हैं। तय हुआ कि इस कानूनी लड़ाई के लिए हर राज्य शाखा को 1 लाख रुपए का योगदान देना होगा। 1 लाख रुपए हर राज्य से? और सिर्फ महाराष्ट्र की हर जिला शाखा को 1 लाख रुपए देने होंगे? मतलब महाराष्ट्र पर ज्यादा जिम्मेदारी है। हाँ, और महिला शाखा को 50,000 रुपए का योगदान देना होगा। 1 मिनट के लिए सोचिए, 18 राज्यों की शाखाओं को एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए इतनी बड़ी रकम देने के लिए मनाना, ये संगठनात्मक रूप से कितना मुश्किल काम है। ये सिर्फ एक आदेश नहीं हो सकता, ये दिखाता है कि नेतृत्व का प्रभाव कितना गहरा है और इस मुद्दे को लेकर समुदाय में कितनी भावनात्मक एकता है। ये एक बहुत बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता है और ये बताती है कि आंदोलन अब उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सही कहा, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक्शन है। ये दिखाता है कि संगठन के पास जमीनी स्तर पर एक ऐसा नेटवर्क है जो एक बड़ी मुहिम के लिए संसाधन जुटा सकता है। लेकिन क्या सारे फैसले सिर्फ ऊपर से ही लिए जा रहे थे या नीचे से भी कोई आवाज आ रही थी? नहीं नहीं, ये एक तरफा संवाद नहीं था। दस्तावेज में साफ लिखा है कि कई राष्ट्रीय उपाध्यक्षों जैसे एफ प्रकाश मोयाल, एफ केशरीताई मोयाल, सुषमाताई पवार और जयसिंह सुमन, इन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। इससे पता चलता है कि संगठन में अलग अलग आवाजों को सुनने की एक प्रक्रिया है। और इन्हीं आवाजों में से एक बहुत ही खास बात निकल कर आई जो दिखाती है कि जमीनी मुद्दे राष्ट्रीय मंच पर कैसे पहुंचते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर जगदीश वही ने कर्नाटक में किसी संति को निकालने की बात कही। स्रोत में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये शब्द बहुत कुछ कहता है। हाँ, दस्तावेज में सनती शब्द का इस्तेमाल हुआ है। संदर्भ को देखते हुए और कर्नाटक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये लगभग तय है कि ये सनातनी का जिक्र है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर जो वैचारिक या सामाजिक टकराव चल रहे हैं उन्हें सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने लाया जा रहा है। कर्नाटक का एक प्रतिनिधि अपनी स्थानीय चिंता को राष्ट्रीय एजेंडा का हिस्सा बना रहा है। तो ये संगठन सिर्फ बड़े ऐतिहासिक मुद्दों जैसे महाबोधि विहार पर ही काम नहीं कर रहा, बल्कि राज्यों में समुदाय को रोजमर्रा में आने वाली धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षिक समस्याओं पर भी ध्यान दे रहा है। बिल्कुल, और यही बात इसे एक जमीनी आंदोलन बनाती है। ये सिर्फ एक वैचारिक संगठन नहीं है, बल्कि समुदाय की समस्याओं को सुलझाने वाला एक मंच भी है। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो या सामाजिक टकराव का, इस बैठक में उन पर ठोस निर्णय लिए गए। ये दिखाता है कि संगठन की जड़ें समुदाय में कितनी गहरी हैं। बैठक का अंत भी उतना ही व्यवस्थित था जितना कि उसकी शुरुआत। राष्ट्रीय सचिव BH गायकवाड़ ने सबका धन्यवाद किया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी। हाँ, वो बहुत प्रतीकात्मक था। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजेश पवार और BM कामले ने सभी राज्य प्रतिनिधियों को पंचशील स्कार्फ पहनाकर सम्मानित किया। यह स्कार्फ सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, यह उन 5 नैतिक सिद्धांतों का प्रतीक है
जिन्हें उन्होंने बैठक की शुरुआत में दोहराया था। ये एक तरह से उनकी जिम्मेदारियों को, उनके साझा मूल्यों को फिर से याद दिलाने का एक तरीका है। यह एकता का प्रतीक है। और सभा का समापन भी बहुत गरिमा के साथ हुआ। जो पदाधिकारी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये भी समुदाय और विरासत की भावना को मजबूत करता है। ये याद दिलाता है कि यह संगठन उन लोगों के कंधों पर खड़ा है जो पहले इसके लिए काम कर चुके हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो शुरू से लेकर अंत तक ये एक बहुत ही सोचा समझा आयोजन था। हर चीज का एक मतलब था। शुरुआती प्रार्थना से लेकर अंत में दिए गए स्कार्फ तक हर औपचारिकता संगठन के मूल्यों को मजबूत कर रही थी। तो अगर हम इस सबको समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने एक बेहद संगठित राष्ट्रीय स्तर की बैठक देखी। इसमें 3 बातें साफ तौर पे दिखाई दी। पहली, पैसे और नैतिकता को लेकर जीरो टॉलरेंस वाली सख्त जवाबदेही। दूसरी, एक बहुत बड़ी और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई के लिए जबरदस्त तरीके से संसाधन जुटाना। और तीसरी, देश के कोने कोने से उठ रही जमीनी समस्याओं को सुनना और उन पर कार्रवाई करना। सही कहा। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी वो ये है कि ये बैठक आध्यात्मिक आदर्शों और दुनियावी हकीकतों के बीच एक पुल की तरह है। इसकी शुरुआत होती है बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेने से, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। लेकिन अगले ही पल बात होती है ऑडिट रिपोर्ट, फंडिंग के लक्ष्यों और कानूनी रणनीति पर, जो पूरी तरह से व्यवहारिक, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट जैसा लगता है। ये एक कमाल का अवलोकन है। मतलब एक तरफ आसमान की तरफ देखने वाले ऊंचे आदर्श हैं और दूसरी तरफ उन्हें हासिल करने के लिए जमीन पर बहुत मजबूती से पैर जमाए हुए एक संगठित ढांचा है। बिल्कुल, ये इस बात की एक साफ तस्वीर है कि एक आधुनिक धार्मिक सामाजिक संगठन कैसे काम करता है। वो अपनी परंपराओं का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही आज की दुनिया में सफल होने के लिए जरूरी प्रबंधन कौशल, वित्तीय योजना और कानूनी दांवपेच का भी इस्तेमाल करता है। ये आस्था और एक्शन का एक मिलाजुला शक्तिशाली रूप है और ये हमें एक अहम सवाल पे सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस दस्तावेज में हमने एक समुदाय को संगठित करने और एक लक्ष्य के लिए धन जुटाने का एक बहुत ही संरचित तरीका देखा है। तो सवाल ये है कि 21वीं सदी में जब कोई सामाजिक धार्मिक आंदोलन इस स्तर के औपचारिक संगठन और वित्तीय गतिशीलता को अपनाता है तो उसकी पहचान और प्रभाव पर क्या असर पड़ता है। जब आस्था और मिशन को इतने व्यवस्थित, लगभग कॉर्पोरेट जैसे ढांचे का सहारा मिलता है तो क्या हासिल होता है और क्या कुछ खो जाने का डर भी लेता है।